तो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आप लोगों को हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से। और चैप्टर नंबर 3 का नाम है विद्युत धारा। तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ाया था। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। आज की इस क्लास में हम उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और आज की क्लास में हम जानेंगे कि विद्युत सेल क्या है, विद्युत सेल के प्रकार क्या होते हैं, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल क्या है, उनके उदाहरण क्या है। साथ ही में सेल का विद्युत वाहक बल जानेंगे, टर्मिनल विभवांतर जानेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध जानेंगे, उसको प्रभावित करने वाले कारक जानेंगे, सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध होता है ये भी जानेंगे। ये भी जानेंगे कि बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध होता है। इन सारी चीजों की जानकारी आज की इस क्लास में आपको हम देने वाले हैं। तो आप सभी लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। और अगर क्लास में पहली बार आप विजिट कर रहे हैं, क्लास को पहली बार हमारे चैनल पर देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे की क्लासों का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो पढ़ाने जा रहा हूँ इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगर आप प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक से पढ़ रहे हैं तो ये आपका एक नया चैप्टर समझ लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको हम पढ़ा रहे हैं। ओके, और बाकी नोट्स की बात रही तो पहले आप पढ़िए। नोट्स अभी आप लोगों को मैंने बता दिया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बालाजी स्टडी मोशन, लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं और ज्वाइन हो जाइए। वहां पर मैंने आपको सारे नोट्स प्रोवाइड लगभग कर दिए, आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप वहां से नोट्स नहीं ले पा रहे हैं तो इस वीडियो के अंत में आप लोगों को हम यहाँ पर जो पीडीएफ उपलब्ध करा देते हैं स्क्रीन पर, आप स्क्रीनशॉट ले करके नोट्स बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विद्युत सेल की। हर एक विद्यार्थी जानता है विद्युत सेल को, सभी लोगों ने देखा है। और विद्युत सेल का उपयोग हम सभी लोग क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए करते हैं। भाई टार्च में आपने मतलब सेल को जैसे ही डाला, तो टार्च में जब सेल को आप डालते हैं तो क्या होता है? सेल के अंदर तो कोयला वगैरह भरा हुआ है, रासायनिक ऊर्जा है, लेकिन टार्च में जब हम सेल को डालते हैं तो बल्ब जलता है, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तभी तो बल्ब जलता है। हम कह सकते हैं कि जो विद्युत सेल है वह एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यहाँ पर मैंने एक सेल भी बनाया हुआ है आपके समक्ष। ऐसे सेल का निर्माण हम सभी लोग प्रयोगशाला में करते भी हैं। ठीक है, तो अभी इसके बारे में बता रहे हैं। ये सेल ही है आपका। सेल ये भी क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके परिपथ में धारा के प्रभाव को बनाए रखता है। देखिए कैसे, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले परिभाषा लिख देंगे कि विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके परिपथ में वैद्युत धारा के प्रभाव को बनाए रखती है। विद्युत सेल में द्रव, ये द्रव है आपके सामने, एक लिक्विड होता है द्रव, और धातु की दो प्लेटें होती हैं, धातु की दो छड़ें होती हैं। इस द्रव को हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। इस द्रव को क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं। और जो ये आपके पास दो छड़ें दिख रही हैं धातु की, इन दोनों छड़ों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इलेक्ट्रोड कहते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, इस द्रव की, ये जो विद्युत अपघट्य का द्रव है या विलयन है, इस द्रव या विद्युत अपघट्य की ये विशेषता होती है कि जैसे इन धातु की दोनों छड़ों को इस विद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवेश कराया जाता है या डाला जाता है, वैसे ही इन दोनों छड़ों पर क्या हो जाते हैं? धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न हो जाते हैं। एक छड़ आपकी धनावेशित हो जाती है और एक छड़ आपकी ऋणावेशित हो जाती है। इस तरीके से एक बन जाता है सेल का धन टर्मिनल और एक बन जाता है सेल का ऋण टर्मिनल। इन दोनों टर्मिनलों के बीच हम क्या करते हैं? चालक तार से जैसे इसको संयुक्त करते हैं, जोड़ते हैं, वैसे चालक में क्या होता है? आवेश प्रवाहित होने लगता है और इसके फलस्वरूप परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में सेल ने कन्वर्ट किया, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये विद्युत अपघट्य का विलयन, अंदर क्या हो रही है? रासायनिक क्रिया हो रही, और रासायनिक ऊर्जा से क्या उत्पन्न हुआ? विद्युत ऊर्जा। आपने देखा कैसे धारा प्रवाहित हुई। तो इसमें आपको कहना है कि इस सेल में एक द्रव होता है, साथ ही में दो धातु की छड़ें होती हैं। इस द्रव को हम विद्युत अपघट्य कहते हैं और धातु की दोनों छड़ों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। ओके, अच्छा, इस द्रव या विद्युत अपघट्य की एक विशेषता होती है कि जैसे दोनों छड़ों को इस द्रव में हम डुबोते हैं, वैसे दोनों छड़ों पर एक पर धनावेश और एक पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। इस तरीके से सेल के दो टर्मिनल हो जाते हैं, एक धन टर्मिनल और एक ऋण टर्मिनल। इन दोनों टर्मिनलों के बीच जब किसी चालक तार को जोड़ते हैं तो उसमें आवेश प्रवाहित होता है और आवेश प्रवाहित होने से धारा प्रवाहित होने लगती है। बात समझ में आ गई? अच्छा, विद्युत जो सेल है इसका प्रतीक भी जान लीजिए। विद्युत सेल का प्रतीक ऐसे होता है आपका, ये धन टर्मिनल होता है, ये ऋण टर्मिनल होता है। ये विद्युत सेल का प्रतीक होता है। कई बार
जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसमें एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि विद्युत सेल के प्रतीक को बनाइए, तो ये विद्युत सेल का प्रतीक होता है। अच्छा, सेल के बारे में जानकारी आपको हो गई। अब सेल के प्रकार की बात करें तो सेल होते हैं भैया दो प्रकार के। नंबर एक होता है आपका प्राथमिक सेल, नाम से ही पता चला, प्राथमिक का मतलब प्रथम, एक बार यूज करने के बाद दोबारा उपयोग में उसे ना ला सके, प्राथमिक सेल। ऐसे सेल जिनका एक बार उपयोग करने पर दोबारा पुनः उनको आवेशित नहीं किया जा सकता है या पुनः उन्हें उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, ऐसे सेल प्राथमिक सेल कहलाते हैं। जैसे प्राथमिक सेल में जो विद्युत अपघट्य का विलयन है, इसको एक बार अगर उपयोग में हम ले आए तो दोबारा इसको पुनः आवेशित नहीं कर सकते, दोबारा इसको उपयोग में हम नहीं ला सकते, ये व्यर्थ हो जाता है। अच्छा, प्राथमिक सेलों में कौन कौन से सेल आते हैं? तो प्राथमिक सेलों में आपके आते हैं लेक्लांसिया सेल, डेनियल सेल, उदाहरण लिख लीजिएगा, डेनियल सेल, लेक्लांसी सेल, है ना। और कौन सा सेल आता है? ओल्टी सेल। ये जो भी एग्जाम्पल आपके सामने हम लिख रहे हैं ये सारे सेल आपके प्राथमिक सेल के हैं, आदि लगा लीजिएगा क्योंकि और भी बहुत सारे सेल होते हैं। अच्छा, विद्युत सेल का जो दूसरा प्रकार है वो आपका है द्वितीयक सेल। द्वितीयक से ही पता चल रहा है, द्वितीयक का मतलब किसी सेल को अगर एक बार हम उपयोग में ला रहे हैं, ठीक, और सारी एनर्जी उसकी लॉस हो रही, उसके बाद उसे पुनः आवेशित करके उपयोग में लाया जा सकता है, ऐसे सेलों को हम कौन से सेल कहते हैं? द्वितीयक सेल कहते हैं। ऐसे सेल जिनका उपयोग किए जाने के बाद पुनः उनको आवेशित करके उपयोग में लाया जा सकता है, वे सेल कहलाते हैं द्वितीयक सेल। दरअसल प्राथमिक सेल में एक क्रिया होती है अनुत्क्रमणीय क्रिया। कौन सी क्रिया होती है? अनुत्क्रमणीय, जिस वजह से जो प्राथमिक सेल होते हैं उन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा अनुत्क्रमणीय क्रिया को, जिसे पुनः दोबारा उसी अवस्था में न ला जा सके। अच्छा, द्वितीयक सेल में कौन सी क्रिया होती है? द्वितीयक सेल में क्रिया होती है उत्क्रमणीय। कौन सी क्रिया होती है? उत्क्रमणीय क्रिया होती है। और द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित करके उपयोग में लाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने लिख देता हूं, जैसे सीसा संचायक सेल, जैसे सीसा संचायक सेल। नंबर 2, लेड एसिड बैटरी, जो आप पैनल वगैरह से चार्ज करते हैं आदि, इन्हें बोला गया है द्वितीयक सेल। बताओ इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? जस्ट इसके बाद हम सभी लोग आ जाएंगे, जानेंगे सेल का विद्युत वाहक बल। पूरा नाम लिख लीजिएगा, सेल का विद्युत वाहक बल। भाई देखिए, सेल के विद्युत वाहक बल को हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि होती है और ई बराबर होता है डब्ल्यू बटे में क्यू। अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका एक मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलम, और दूसरा मात्रक इसके बात करें तो इसका दूसरा मात्रक हो जाएगा वोल्ट, क्योंकि विभव में भी आपने V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू पढ़ा था, तो विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो ये भी जब डब्ल्यू बाई क्यू के बराबर तो इसका भी मात्रक वोल्ट होगा। ये कैसी राशि है? ये अदिश राशि है। अगर यहां पर हम क्यू को एक मान लें, कितना मान लें? एक, और एक को फिजिक्स की भाषा में हम लोग क्या पढ़ते हैं? एकांक। तो हम लोग बोलेंगे एकांक आवेश को सेल सहित प्रवाहित करने में, किसी वैद्युत परिपथ में एकांक आवेश को सेल सहित प्रवाहित करने में खर्च ऊर्जा या किए गए कार्य को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यह एक अदिश राशि होती है, इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। बताइए आप लोगों को सेल का विद्युत वाहक बल समझ में आया? अभी मैं परिभाषा आपको दे दूंगा, आपको स्क्रीनशॉट बढ़िया आराम से ले लीजिएगा नोट्स का, है ना। अभी आप समझिए, पहले आप कहेंगे किसी वैद्युत परिपथ में एकांक आवेश को सेल सहित प्रवाहित करने में किए गए कार्य को या वे हुई ऊर्जा को हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल के विद्युत वाहक बल को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए क्यू आवेश को किसी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य डब्ल्यू है, तो ई बराबर डब्ल्यू बटे क्यू होता है। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल प्रति कूलम होता है या वोल्ट होता है। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में? अच्छा ओके। अब सेल का विद्युत वाहक बल के बाद हमारी अगली हेडिंग हो जाएगी टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर को हम सभी लोग वोल्ट मीटर नामक उपकरण से मापते हैं। विभवांतर को तो वैसे वोल्ट मीटर से मापते हैं, आप सभी लोगों को पता है। तो इसे किस उपकरण से मापते हैं? वोल्ट मीटर से मापते हैं। और वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ के समांतर क्रम में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ये बात भी याद रखिएगा, एग्जामिनर कई बार आपसे प्रश्न पूछ लेता है।
अच्छा, सेल का टर्मिनल विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं, V बराबर W अपन क्यू ही होता है। अच्छा, यहाँ जो W होता है वो बाह्य कार्य होता है, यहाँ जो W होता है वो आंतरिक वर्क होता है। इसकी भी परिभाषा वही होगी, इसका भी मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। इतनी बात समझ में आ गई। इसकी परिभाषा आप बस इतना अंतर रखेंगे, इसमें आपने क्या बोला था, किसी वैद्युत परिपथ में एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रभावित करने में दी गई ऊर्जा या किया गया कार्य कौन सेल का विद्युत वाहक बल बोलते हैं। इसमें क्या बोलना है, किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रभावित करने में किए गए कार्य को सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। क्या बोलना है, किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रभावित करने में किए गए कार्य को सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। टर्मिनल विभवांतर को कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक वोल्ट या जूल प्रति कूलाम होता है और इसे वोल्ट मीटर नामक उपकरण से मापते हैं। क्लियर बात, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्या जानेंगे भाई, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। नाम से ही पता चला सेल के अंदर लगने वाला अवरोध। अच्छा, चूंकि सेल के अंदर होता है घोल, तो आप बोलेंगे सेल के अंदर घोल के मार्ग में लगने वाले अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जैसे किसी वैद्युत परिपथ में धारा के मार्ग में अवरोध लगता है जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, उसी तरीके से सेल के अंदर लगने वाले घोल के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से व्यक्त करते हैं और यह दो चीजों पर निर्भर करता है, बहुत विशेष रूप से याद रखिएगा। सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो सेल की धातु की जो प्लेटें होती हैं, इन प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात इन प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाए जाने पर जो घोल होता है वो ज्यादा हो जाता है। इस वजह से जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो उसका मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। अर्थात इलेक्ट्रोड या धातुओं की प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाए जाने पर सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। दूसरी बात याद रखिएगा, सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो सांद्रता के समानुपाती होता है। सांद्रता का मतलब जो वैद्युत अपघट्य का विलयन भरा हुआ है इसके गाढ़ेपन पर भी निर्भर करता है। इसकी सांद्रता जितनी ज्यादा होगी सेल का आंतरिक प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध दो तरीके से बढ़ाया जा सकता है, प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ा करके और वैद्युत अपघट्य की सांद्रता को बढ़ा करके। ये बात भी याद रखिएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर इसके अतिरिक्त आप लोगों को एक छोटा सा मुझे डेरिवेशन कराना है। इस बात को यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा। छोटा सा डेरिवेशन क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा सेल के आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। इस संबंध को बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है ना, और बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको कराने वाले। यहीं पर एक रिलेशन और भी करा देंगे आपको। देखिए हम क्या करते हैं, लिखेंगे माना हमारे पास एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, ठीक। सेल के श्रेणी क्रम में एक अमीटर, एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर और एक कुंजी के को हम श्रेणी क्रम में क्या कर देते हैं, संयोजित कर देते हैं। क्या लिखेंगे, माना एक हमारे पास वैद्युत सेल जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, इसके श्रेणी क्रम में एक अमीटर, बाह्य प्रतिरोध और कुंजी के को श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं। क्लियर हुई इतनी बात। माइक देख रहे थे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि मैं ये क्लास 2 बार रिकॉर्ड कर चुका हूं लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। बड़ी मेहनत से मैं 3बार ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसीलिए आप लोगों से कहते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है किसी दिन, ठीक है। चलिए भाई, और इसके हम क्या करते हैं भाई, समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। अब अगर सेल का कुल प्रतिरोध निकाले सबसे पहले, मतलब परिपथ का कुल प्रतिरोध, यहाँ पर जो परिपथ बना है तो यहाँ पर दो प्रतिरोध है, बाह्य और आंतरिक प्रतिरोध, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, इसलिए कुल प्रतिरोध हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, क्योंकि श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध होता है R1 प्लस R2। क्लियर हुई इतनी बात। अच्छा, कुंजी के को जैसे ही हम बंद करेंगे, लिखेंगे कुंजी के को बंद करने पर, क्या लिखेंगे, कुंजी के को बंद करने पर, जैसे ही कुंजी के को हम बंद करेंगे वैसे ही परिपथ में प्रवाहित धारा होने लगेगी, यानी धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो जो प्रवाहित धारा का मान होता है वो कैसे निकालते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल बटे में सेल का कुल प्रतिरोध। तो सेल का कुल प्रतिरोध है आपका स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। अब गुणा कर लेंगे तो ई बराबर आई का गुणा आर से हो जाएगा आई आर, आई का गुणा स्मॉल आर से हो जाएगा आई इंटू स्मॉल आर।
जो कि बाह्य प्रतिरोध आर के सिरों के बीच विभवांतर V बराबर कितना हो जाएगा आई आर, इसलिए ये सूत्र बन जाएगा E बराबर V प्लस का स्मॉल आई स्मॉल आर। अब यहाँ पर जो ये रिलेशन आया है यही V कैपिटल E व स्मॉल आर में संबंध है। देखो कितना आसान शब्दों में मैंने ये आपको रिलेशन बताया। अब इसी रिलेशन से एक और रिलेशन यहाँ पर निकालेंगे, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर तथा स्मॉल आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर में संबंध। क्या निकालेंगे भाई? में संबंध हम लोग ज्ञात करेंगे। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पर आई आर को अगर रोक लें तो आई आर बराबर वी उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा ई माइनस का वी। कोई समस्या? अब यहां से अगर आर को रोक लें और आई को बटे में भेज दें और ई माइनस का वी कर दें, इसमें ई में वी से गुणा और वी से भाग कर दें। अब हम क्यों गुणा भाग किए? जिससे वी कॉमन ले सके आंसर से। जब वी कॉमन लेंगे बाहर निकालेंगे तो वी बटे आई हो जाएगा, ब्रैकेट में ई बटे वी माइनस वन हो जाएगा और वी बटे आई के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? कैपिटल आर लिख सकते हैं। तो स्मॉल आर बराबर हो जाएगा कैपिटल आर, ब्रैकेट में ई बटे वी माइनस का वन। यहाँ पर आपके समक्ष एक रिलेशन निकल के आ गया और ये रिलेशन क्या है? बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर में संबंध है। तो आज की इस क्लास में आप लोगों ने देखा कि मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया। स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। विद्युत सेल को पढ़ाया, प्रकार इसके पढ़ाए, है ना, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर, आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ई वी और स्मॉल आर में संबंध, सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध को पढ़ाया, बाह्य प्रतिरोध स्मॉल आर में संबंध को पढ़ाया। अब चलिए बारी आती है इसके स्क्रीनशॉट लेने की। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर बगल से ले सकते हैं। जितना भी मैंने पढ़ाया सभी का स्क्रीनशॉट ले डालिए। अब जल्दी जल्दी ले लीजिए। चलिए हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।